हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने देख चुका है कि बेसिक्स ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉज को देखना हमने, और साइन कन्वेंशन तक हमने कर चुका है। ठीक है। और इनके बीच में एक टॉपिक और आने वाला था जिसमें हम बताते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। बट ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको ये सब आता होगा, क्योंकि अगेन ये सारी चीज़ें 10th की हैं, तो मैं बार बार ये रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है। तो हम सीधे उन टॉपिक पे फोकस करेंगे जो बेसिक 12th पे हैं, ये 12th की बोर्ड में आते हैं। ओके। तो उनमें से एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वी ऑल्सो नो दैट कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, जो आर होता है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये पता है हमें, बट आज हम इसे प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ वाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और वी कैन से वाई फोकल लेंथ इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। सो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक। सो लेट सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। सो एज्यूम करते हैं यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर है इस तरीके से। दिस इज़ द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस इज़ द फोकस एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल सा कॉन्केव मिरर है जिस पे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिख रहा होगा। अब द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना। ये होता है हमारे पास पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। ये सब आपको पता होगा पहले से। सो अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं एक रे ऑफ लाइट है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी and which is parallel to the principal axis. Got it? So let's suppose it is the ray of light which is coming from the infinity and parallel to the principal axis. After reflection passes from the focus. ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। Got it? So this ray is coming from infinity and passes from the focus after reflection. Now, if we join the center of curvature to the point of intersection, इट मीन्स जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है रे, गॉट इट, अगर उस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, ठीक है। सो ये एक्ट करेगा एज अ नॉर्मल। अब द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे विच इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। ये आपको क्लियर दिखाएगा यहाँ पर। अब तो हमें ये पता है कि ये वाली जो रे है, ये थी इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है जो फोकस से पास हो रही है। एंड जो सेंटर में लाइन दिख रहा है वो है नॉर्मल। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर एज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आपको यहाँ पर डायग्राम में दो चीज़ें दिख रही है विच इज़ एंगल आई एंड एंगल आर। ठीक है। अब यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक नेमिंग कर देते हैं। इट इज़ पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड दिस इज़ पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ, एंड दिस इज़ पॉइंट पी। ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हमने कॉन्केव मिरर लिया है, और उस कॉन्केव मिरर पे एक पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस। अब इतना होने के बाद हमारे पास एक नॉर्मल रे था विच इज़ रे सी बी। सी बी इज़ द नॉर्मल। ठीक है। सो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड का बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपको डायग्राम में अभी एक्चुअली दिख रहा होगा। गॉट इट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो एंगल ए बी सी है, इट मीन्स दिस आई, एंगल ए बी सी। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस चीज़ को पहले, कि यहाँ पर एंगल ए बी सी, दिस एंगल विल इक्वल टू द एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। अब ऐसा क्यों होगा? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। इट मीन्स ये वाली एंगल और ये वाले एंगल दोनों सेम होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अगर ये एंगल आई था तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा। इट मीन्स एंगल बी सी एफ
will also be angle of incidence, that is angle I. क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद इन द ट्राइंगल BCF, हमें चेक करना है ट्राइंगल BCF में, इन ट्राइंगल BCF, ठीक है, हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि एंगल I और एंगल R दोनों लाई करते हैं ट्राइंगल में, ठीक है, एंड बोथ आर सेम. सो एंगल क्या आएगा, BCF इज इक्वल टू एंगल FBC. ठीक है, ध्यान देना, एंगल BCF जो एंगल I था वो इक्वल होगा एंगल FBC के. अब दोनों इक्वल क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल I इक्वल होता है एंगल R के, एंड एंगल BCF है एंगल I, एंगल FBC है एंगल R. सो बोथ आर इक्वल फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है या किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है, सो उनके अपोजिट साइड्स भी सेम होते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा कि जैसे ये मान लो ये ट्रायंगल है यहाँ पर, अगर इस ट्रायंगल के दो एंगल सेम हैं तो इन दो एंगल के अपोजिट साइड्स भी सेम होते हैं. ठीक है, सो अगर हम अप्लाई करेंगे यही प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BCF तो हमें मिलेगा कि ये साइड और ये साइड ये दोनों भी सेम होने वाले हैं. सो एंगल I के अपोजिट है BF एंड एंगल R के अपोजिट है CF. सो एंगल I और R अगर इक्वल हैं तो साइड BF एंड CF विल ऑल्सो बी इक्वल. सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि BF इज इक्वल टू CF. ठीक है, और ये क्यों होगा? बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हैं तो उनके जो अपोजिट साइड होंगे वो भी सेम होंगे. सो यहाँ से हमें मिल गया कि BC जो इक्वल है वो BF के इक्वल है, या CF जो इक्वल है वो BF के इक्वल है. ठीक है, एंड लेट सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्योंकि हम अभी इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं. अब अगर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं इन द सेम डायग्राम कि जो अपर्चर है BP, आपको दिख रहा होगा ये कर्व, ठीक है, इसे बोलते हैं अपर्चर. अगर ये अपर्चर बहुत स्मॉल होगा सो जो पॉइंट B है वो पास आएगा धीरे धीरे P के. ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो BP अपर्चर है इज़ वेरी स्मॉल, इट मीन्स पॉइंट B लाइज वेरी नियर टू द पॉइंट P. जो B है वो बहुत पास में लाई करेगा P के. ठीक है, और जब ऐसा होगा तो जो डिस्टेंस FP का है वो अप्रॉक्सीमेट सेम हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ FB. अगर ये आपको एज्यूम नहीं हो रहा तो यहाँ देख लेते हैं. हमने ये कहा कि जो अपर्चर है, ठीक है, ये अपर्चर इस तरीके से दिख रहा है P और B. अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपर्चर बहुत छोटा है, ये अपर्चर बहुत छोटा इस तरीके का है, तो आपको दिख रहा होगा कि P और B बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के. ठीक है, और जब ये क्लोज होंगे तो इस पॉइंट से जो लाइन जाएगा इस तरीके से, ये जो दो लाइन है इन दोनों का जो लेंथ है वो भी अप्रॉक्सीमेट सेम होगा. डिफरेंस होगा बट बहुत कम डिफरेंस होगा. इट मीन्स अगर हम अपर्चर को स्मॉल एज्यूम करेंगे तो जो लाइन है, ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों, ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेट. ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं. अब देखें, अब फॉर स्मॉल अपर्चर, ठीक है, अब यहाँ देखो डायग्राम में स्मॉल अपर्चर का मतलब ये है सीधा सा कि जो पॉइंट B है वो बहुत क्लोज होगा पॉइंट P के. ठीक है, और ऐसे कंडीशन अप्लाई होने पे जो डिस्टेंस आएगा PF का वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा BF के. सो स्मॉल अपर्चर होने पे जो डिस्टेंस है PF इट विल बी इक्वल टू BF. ठीक है, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पर देखो जो BF है वो इक्वल है CF के एंड BF इक्वल है PF के. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो BF है. तो अगर CF इक्वल है BF के एंड PF ऑल्सो इक्वल टू BF, देन CF शुड बी इक्वल टू PF.
सो यहाँ पर पता चलेगा हमें कि जो पी एफ है वो ऑल्सो इक्वल टू सी एफ, एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब डायग्राम में चेक करते हैं कि पी एफ इज़ इक्वल टू सी एफ का मतलब क्या है। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा पी एफ, ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है सी एफ, मतलब ये डिस्टेंस के दिख रहे हैं। सो पी एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, आफ्टर दिस वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमें पता है, ठीक है, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ये होता है पी एफ प्लस एफ सी, मतलब पोल से फोकस देन फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट? एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो दैट कि पी एफ किसके इक्वल है, सी एफ के। सो इन द प्लेस ऑफ सी एफ वी कैन रिप्लेस पी एफ। सो पी एफ तो यहाँ आएगा ही, प्लस इन द प्लेस ऑफ सी एफ क्या आएगा, अगेन पी एफ, क्योंकि बोथ आर सेम। इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एफ। गॉट इट? एंड अगेन इन द गिवन डायग्राम पोल से लेकर के फोकस तक जो डिस्टेंस था वो क्या था, फोकस। सो यहाँ पर पी एफ कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस, ये सॉरी फोकल लेंथ। सो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और वी कैन से फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का हाफ। ठीक है, हमें यही चीज़ इसमें प्रूफ करना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। डिफ़िकल्ट कुछ खास इसमें था नहीं, बस आपको जो ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़े बहुत आने चाहिए, और एंगल के प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ दोनों। अगर ये आपको आ रहा है तो फिर ये कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से डेरिवेशन होगा। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया था इसे कॉनकेव में, अब हमें सेम चीज़ को प्रूफ करना है इन द कॉन्वेक्स। गॉट इट? तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको जो डायग्राम है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। जैसा मैं एग्जांपल में दे देता हूँ कि जो डायग्राम है वो डिफरेंट थोड़ा सा कैसा है, बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो ऐसा ही रहेगा जैसे हमने अभी किया है। यहाँ देख लेते हैं डायग्राम को। अब हम बात करेंगे इन द टर्म ऑफ कॉन्वेक्स। ठीक है, सो लेट सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब लेट सपोज कि दिस इज फोकस, this is center of curvature. Again assume that a ray which is coming from the infinity and parallel to the principal axis. So let's suppose the incident ray coming from the infinity and parallel to the principal axis, incident at the surface. ठीक है, अब इसके बाद तो जो भी रे इंसिडेंट होगा कॉन्वेक्स सरफेस पे, इट विल डाइवर्ट। ठीक है, ये डाइवर्ट हो जाएगा एंड अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। आई होप ये पता होगा आपको। ठीक है, तो ये डाइवर्ट होगा और ऐसा अपीयर होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फोकस आ रहा है। गॉट इट? तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा उस दिखेगा। ठीक है, कि ये ऐसा एज्यूम होगा कि आ रहा है फोकस, इस तरीके से। गॉट इट? अब इसके बाद इतना होने के बाद अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैंने बढ़ाया क्यों, ताकि आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाए। ठीक है, अब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसा हमने पहले भी किया था। सो लेट सपोज दिस रे इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस। लाइक दिस। ठीक है, तो जो भी लाइन ड्रॉ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑन द सरफेस, इट एक्ट एज अ नॉर्मल। सो यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है एज अ नॉर्मल। अब दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल, तो इनके बीच जो एंगल आएगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब इसके बाद दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, और वी कैन से दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज़ द नॉर्मल, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये हो गया, इसके अलावा रिफ्लेक्शन एंगल और कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक लाइन इस तरीके से जा रहा है ये वाला, और ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है ना, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस एंगल इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद नाउ दिस एंगल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंड एंगल लेट सपोज इट इज़ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो एंगल बी सी एफ आपको दिख रहा होगा, ये एंगल, ठीक है। एंगल बी सी एफ और यह एंगल आई, अगेन बोथ आर इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सो जितना एंगल आई होगा उतना एंगल ये भी होगा, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ए बी लाइन, तो कुछ ऐसा दिखेगा ए बी लाइन, ठीक है। नीचे में है प्रिंसिपल एक्सिस, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो वो नॉर्मल आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको जो एंगल आई वो यहाँ दिख रहा होगा, जो था ए बी और इस नॉर्मल के बीच में, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल का बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, और वहीं पर आ रहा है एंगल आई हमारा, ठीक है। इट मीन्स जो एंगल यहाँ बना था आई, वो सेम होगा एंगल दिस के बाय करस्पॉन्डिंग, एंड बोथ एंगल आर इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल में क्या क्या होता है। तो दो एंगल जो आर है वो इक्वल हो रहे हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दो इंसिडेंट एंगल भी इक्वल हो रहे हैं बाय बोथ करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इतना होने के बाद अगेन आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल बी एफ सी, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस डायग्राम में बी एफ सी। गॉट इट, आपको दिखा देता हूँ दोबारा, बी एफ सी, ठीक है। वहाँ भी ट्राइंगल इस तरीके से था, यहाँ भी ट्राइंगल इस तरीके से था। अब इतना होने के बाद आपको सेम चीज़ करना है फिर से, कि बस यही करना है कि इन ट्राइंगल बी एफ सी एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। एंड अगेन अपर्चर को हम स्मॉल करते हैं, यहाँ पर आएगा पोल ना, अगर अपर्चर को स्मॉल करते हैं तो जो बी है वो नियर आएगा पी के, इट मीन्स बी एफ एंड सी एफ अगेन स्मॉल सेम हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाएगा जो रिलेशन यहाँ मिल रहा था। तो ये सारा चीज़ सेम होगा जैसे हमने पहले किया है, बस डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंज है, जो आपको अभी समझ आ गया होगा डायग्राम में क्या चेंज है, ठीक है। डायग्राम के अलावा सारा डेरिवेशन नेम वाइज हर चीज़ आपको रिपीट करना है उसके जैसा। तो मैं होप करता हूँ कि आप ये खुद से कर सकते हैं इतना। तो एक होने के बाद आपको जो सेकंड बनाना पड़ेगा कॉन्वेक्स से, वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर। सो ये टॉपिक आज यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे मिरर फार्मूला। सो अगले वीडियो में देखते हैं हम मिरर फार्मूला क्या होता है।